नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं इम्फाल, मणिपुर की राजधानी इम्फाल, जहां 2.5 साल से जाने के लिए पूरा विपक्ष, पूरा देश और पूरी मणिपुर की जनता उनसे मांग कर रही थी कि वो वहां आए, लेकिन 2.5 साल तक नहीं गए। अब अचानक उनका मणिपुर का दौरा हो रहा है। कुछ और राज्यों का अगले 2 दिन वो उस इलाके में रहेंगे और 5 राज्यों का दौरा वो कर रहे हैं, मणिपुर के अलावा कई और राज्यों में भी। लेकिन सबसे जो बड़ी खबर है उनके मणिपुर दौरे को लेकर है। और मणिपुर में आपको पता है कि पिछले करीब 2.5 साल से, मई 2023 से ही मणिपुर किस तरीके से जल रहा है। वहां मैतेई और कुकी समुदाय के बीच में किस तरीके से एक संघर्ष की स्थिति है। संघर्ष की स्थिति अभी भी बनी हुई है। मणिपुर में सरकार से वहां की सहयोगी पार्टियों ने समर्थन वापस ले लिया, तब जाकर वहां के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया। अब राष्ट्रपति शासन है, राष्ट्रपति शासन की अवधि को 6 महीने बीतने के बाद उसको फिर से 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। मणिपुर एक ऐसा राज्य रहा जहां प्रधानमंत्री को जाने के लिए कि वो चले जाए, वहां की हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा कर सके, समझ सके, उसके लिए संसद में अविश्वास प्रस्ताव तक लाया गया। लेकिन प्रधानमंत्री मणिपुर जाने को तो छोड़िए, मणिपुर का नाम भी नहीं लिया और विपक्ष मांग करता रहा। राहुल गांधी इस बात की मांग करते रहे। राहुल गांधी ने, जब आपको याद होगा, उन्होंने जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की थी तो मणिपुर से शुरू की थी, ताकि उसके बाद कम से कम प्रधानमंत्री जाएं वहां पर। लेकिन प्रधानमंत्री मणिपुर को जाना तो छोड़िए, नाम भी नहीं लेना पसंद कर रहे थे। अब अचानक मणिपुर का दौरा हुआ है, तो क्यों हुआ है, इस पर भी कई सारे सवाल उठ रहे हैं। लेकिन विपक्ष इसको अपनी जीत बता रहा है कि आखिरकार दबाव में आए। अब ये चाहे 240 सीटों का दबाव हो, चाहे फिर कुछ और दबाव हो, लेकिन मणिपुर कम से कम प्रधानमंत्री जा रहे हैं। हालांकि मणिपुर जाने के बाद वहां पर जिस तरीके से बिल्कुल एक वहां शांति है, वहां पर सारी चीजों को बंद कर दिया गया है, लोगों को रोका गया है, वहां पर किस तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं, उन पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन इसको लेकर एक और ये मुद्दा है जिस पर विपक्ष अपनी जीत बता रहा है और विपक्ष के दबाव में प्रधानमंत्री को एक और फैसला लेना पड़ा। इसके पहले जीएसटी का फैसला हुआ ही है। कई सारे फैसले पिछले 1 साल के बाद, जब से नई सरकार बनी है एनडीए के नेतृत्व वाली, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एनडीए की सरकार, तब से कई ऐसे फैसले उसको लेने पड़ रहे हैं जो वास्तव में विपक्ष के मुद्दे होते थे या जिनकी लंबे समय से विपक्ष मांग कर रहा था। लेकिन प्रधानमंत्री उसको और सरकार उसको अब तक इग्नोर करती रही। अब उन फैसलों पर अमल हो रहा है। मणिपुर जाने का फैसला अमलेंदु जी जो अचानक है, इसके पीछे विपक्ष का दबाव निश्चित तौर पर है, लेकिन और भी कई दबाव हैं जिसकी वजह से जाना पड़ रहा है। चाहे जो हो, लेकिन अगर अचानक अब प्रधानमंत्री वहां पर जा रहे हैं, जबकि स्थितियां अभी भी वैसी की वैसी हैं, वहां अभी भी हिंसा की खबरें आती रहती हैं। कुकी समुदाय के इलाकों में मैतेई के लोग नहीं जा सकते हैं, मैतेई के इलाकों में कुकी समुदाय के लोग नहीं जा सकते हैं। आधिकारिक रूप से वहां उन लोगों के जाने पर, एक दूसरे के इलाकों में जाने पर प्रतिबंध है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो हिंसा फिर से भड़क सकती है, ये आशंकाएं हैं। इसके बीच में प्रधानमंत्री गए हैं तो कई सारे सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष इसको अपनी जीत भी बता रहा है। हाँ, देखिए समीर जी, विपक्ष की जीत या हार तो अलग की बात है। हालांकि इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि विपक्ष के दबाव में जाकर कर रहे हैं, और दबाव में जाकर इसलिए कर रहे हैं, आप ये कह सकते हैं कि पहले तो मणिपुर की बात ही करना नहीं चाहते थे प्रधानमंत्री, और जब विपक्ष लेकर आया था संसद में अविश्वास का प्रस्ताव, तब प्रधानमंत्री जो थे वो मणिपुर का मां बोलने के लिए राजी हुए थे। लेकिन उसके बाद भी वो हंसते रहे थे उस चर्चा के दौरान और कटाक्ष करते रहे थे, इधर उधर की बातें करते रहे थे, मणिपुर बोलने को तैयार नहीं थे। और मणिपुर पर तब बोलिए, अब 1.5 घंटे के बाद विपक्ष ने बायकॉट कर दिया था। तो प्रधानमंत्री मणिपुर की बात करना भी नहीं चाहते थे और मणिपुर का नाम लेना भी नहीं चाहते थे, ये साफ देखने में आया था। अब ये दबाव विपक्ष का ही है कि प्रधानमंत्री को जाना पड़ रहा है मणिपुर। लेकिन हालांकि उनके मणिपुर जाने से पहले वहां काफी ज्यादा हिंसा भड़क उठी है। बताया जा रहा है, जो विजुअल्स आ रहे हैं, कि वहां देर रात भी जो है काफी घटनाएं हुई हैं। हालांकि जहां प्रधानमंत्री का कार्यक्रम होगा वहां बहुत सख्त सुरक्षा है, वो और
एकदम आप कह सकते हैं छावनी जो है उसको अर्धसैनिक बलों की बना दिया गया। वो एक बार हम लोग विजुअल्स भी देख सकते हैं कि किस तरीके के आ रहे हैं, वहां से उसको छावनी में तब्दील कर दिया गया है, लोग जा नहीं सकते हैं और उस पूरे माहौल में प्रधानमंत्री का ये दौरा हो रहा है। अब इसमें वो पीड़ित लोगों से मिलते हैं कि नहीं, हजारों लोग वहां से विस्थापित हैं, राहत शिविरों में रह रहे हैं, 50,000 से ज्यादा लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं, उनसे मुलाकात करते हैं प्रधानमंत्री या क्या होता है। लेकिन जो दृश्य दिखाई पड़ रहे हैं वो ऐसे है जैसे बिल्कुल कर्फ्यू लगा हो पूरे जहां पर उनको जाना है, जहां पर उनके कार्यक्रम। हाँ बिल्कुल एकदम कर्फ्यू जैसी स्थिति समीर जी वहाँ है। और देखा यह जा रहा है कि ज़बरदस्त तरीके से वहाँ मतलब बिल्कुल ये विजुअल है। हाँ बिल्कुल ये तस्वीरें हैं, ये किस तरीके का सन्नाटा है एकदम। और ये विजुअल में आप थोड़ा आगे देखेंगे तो आपको सड़क पर सिर्फ और सिर्फ जो है वो आपको चलते हुए दिखाई देंगे, या तो एक आध खाली वाहन या फिर ये अर्धसैनिक बल जो जिस तरीके से लगातार खड़े हुए हैं वो खड़े हुए हैं। तो ये वहाँ की स्थिति है। अब प्रधानमंत्री जा रहे हैं और बहुत थोड़ी देर के लिए जाएंगे, 2 जगह हालांकि बताया गया कि वो 2 जगह मणिपुर में सभा को संबोधित भी करेंगे। अब देखना ये होगा कि वो सभा को संबोधित करेंगे, उस सभा में संबोधित किसको करते हैं, वहां सैन्य बलों को जो है वो सादा वर्दी में बैठा के करते हैं या वहां की जनता को करते हैं संबोधित, ये देखना होगा। लेकिन बहुत दबाव के बाद जा रहे हैं, हालांकि इसकी भी प्रशंसा की जानी चाहिए कि दबाव में से अब जा तो रहे हैं, राज्य देश का एक हिस्सा है। हाँ महत्वपूर्ण है। और वहां के मुख्यमंत्री को बर्खास्त नहीं किया गया और तब तक बर्खास्त नहीं किया गया जब तक कि खुद बीजेपी के विधायक जो थे विद्रोह पर नहीं उतर आए, तब तक उनका इस्तीफा भी नहीं हुआ। तो ये आप समझ सकते हैं। और उसके बाद फिर काफी समय तक वहां कोई नया मुख्यमंत्री नहीं चुना गया और अब राष्ट्रपति शासन वहां लगा दिया गया। तो अब ये देखा जा रहा है कि प्रधानमंत्री वहां गए हैं तो उनके ऊपर काफी सवाल भी उठ रहे हैं कि सिर्फ रेल का उद्घाटन करने से या कोई सड़क बना देने से शांति नहीं आ जाया करती है। नरेंद्र मोदी असल में चूंकि कहते हैं कि उनके खून में व्यापार है, तो सिर्फ व्यापार की दृष्टि से ही देखते हैं कि कैसे उनके मित्रों का फायदा जो है व्यापार में हो, सड़क बनने से या रेल बनने से, यही देखते हैं। लेकिन देश में शांति कैसे आए और देश का असली विकास कैसे हो, इस पर उनका ध्यान नहीं होता। विपक्ष के आरोप लगातार लगाता रहता है। बिल्कुल। और एक बार सुनते हैं प्रियंका गांधी इस समय वायनाड के दौरे पर हैं और प्रधानमंत्री के मणिपुर दौरे पर उन्होंने क्या कहा है। और विपक्ष, आप जैसा हम लोग बता रहे हैं कि मई 2023 में वहां कुकी और मैतेई समुदाय के बीच झड़पें शुरू हुई थी और उसके बाद वहां हिंसा फैल गई और जब लगातार हिंसा वहां होती रही, सरकार उस हिंसा को रोकने में नाकाम रही। बावजूद इसके सरकार को 2 साल तक न तो मुख्यमंत्री का इस्तीफा लिया गया, न सरकार को बर्खास्त किया गया, जबकि कानून व्यवस्था फेल होना एक सबसे बड़ा आरोप होता है किसी राज्य सरकार पर, जिसके आधार पर वहां राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है। लेकिन नहीं किया गया। वहां बीजेपी की सरकार थी, गठबंधन सरकार, लेकिन जब सहयोगी पार्टियों ने समर्थन वापस ले लिया और भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायक भी वहां पर विद्रोह की स्थिति में आ गए, तब जाकर एन बीरेन सिंह ने अभी फरवरी में इस्तीफा दिया और उसके बाद मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। पिछले महीने ही राष्ट्रपति शासन की अवधि एक बार फिर 6 महीने के लिए बढ़ाई गई है और पहली बार इन 2.5 साल में, तब से लेकर अब तक पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर का दौरा कर रहे हैं। अमलेंदु जी, लोकसभा चुनाव के दौरान भी प्रधानमंत्री नहीं गए, जबकि चुनाव के दौरान वो कोई भी चुनाव नहीं छोड़ते हैं जिसमें वो वहां जाए, ना रोड शो ना करें, सभाएं ना करें। हाँ बिल्कुल, सभाएं ना करें इसको नहीं मतलब मानते हैं और वो अपना करते रहते हैं। एक तरह से कहा जाए कि वो चुनाव प्रचार में लगातार लगे रहते हैं और अब भी जा रहे हैं। तो चूंकि अब वहां चुनाव होना है थोड़े समय बाद, तो समझा जाता है कि वो चुनाव प्रचार के लिए ही जो है एक तरीके से जा रहे हैं। ये संभावना तलाशने की वहां राष्ट्रपति शासन हटे, नई सरकार बने या फिर नए चुनाव वहां पर कैसे कराए जाएं, ये संभावना भी जताई जा रही है। खैर, सुनते हैं प्रियंका गांधी ने क्या कहा है प्रधानमंत्री के मणिपुर दौरे को लेकर। is visiting Manipur today after 2 years of the violence that had happened. Well, I'm glad that he has decided after 2 years that it's worth him visiting. He should have visited much long before, and it's very unfortunate that he has allowed what is happening there to happen for so long, and so many people to get killed and so many people to go through so much strife before he has decided to visit. That's not been the tradition of prime ministers in India. Right through, no matter which party they were, wherever there was pain, wherever there was suffering, they would go, and that has been the tradition since independence. So he's fulfilling it after 2 years. I think he should have thought of it before. तो
तो ये विपक्ष की इतने दिनों की मांग को इग्नोर किया गया, लेकिन अब प्रधानमंत्री वहां जा रहे हैं और निश्चित तौर पर ये एक दबाव कहा जाए या कुछ भी कहा जाए, लेकिन प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर प्रियंका गांधी संतोष जता रही हैं कि कम से कम इतने लंबे समय बाद ही सही जा तो रहे हैं प्रधानमंत्री वहां। हाँ, बिल्कुल प्रधानमंत्री जा रहे हैं। और समीर जी, प्रधानमंत्री के जाने से पहले एक बड़ा झटका बीजेपी को मणिपुर में लगा और वहां 43 भाजपा के नेताओं ने सामूहिक तौर पर इस्तीफा दिया। और उनका कहना यह था, जिन्होंने इस्तीफा दिया, उनका कहना यह था कि पार्टी के भीतर जो वर्तमान स्थिति है उसको लेकर वो बहुत ज्यादा चिंतित हैं। तो एक झटका उनकी यात्रा से पहले, कुछ दिन पहले ही ये लगा, उनकी घोषणा होने से पहले। लेकिन झटके तो खैर लगते रहते हैं समीर जी, और प्रधानमंत्री तो काफी खैर अब तक बहुत झटके इस तरीके के झेल चुके हैं और उन पर कोई असर भी नहीं पड़ता है इस्तीफों का, तो कोई असर नहीं है। लेकिन जो असर पड़ना चाहिए था कि देश के अंदर स्थिति खराब है और प्रधानमंत्री भारत के ही प्रधानमंत्री और मणिपुर भारत का ही हिस्सा है, तो मणिपुर को लेकर प्रधानमंत्री की चिंताएं क्यों नहीं है। और प्रधानमंत्री की रात को जो हालांकि वो कम सोते हैं, बताया जाता है कि 18 घंटे काम करते हैं, 18 घंटे काम करने के बाद 1-1.5 घंटा समीर जी तैयार होने के लिए भी लगता होगा, तो यानी 4 घंटे के करीब सोते होंगे। तो उन 4 घंटों की नींद में मणिपुर क्यों नहीं आता है प्रधानमंत्री की नींद में भी, ये सवाल उठता है। खैर 18 घंटे काम करते उसमें तो आता ही नहीं मणिपुर, लेकिन नींद में तो कम से कम आना चाहिए, क्योंकि आप प्रधानमंत्री हैं, भारत के 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं और मणिपुर भारत का हिस्सा, तो वो आपके नींद में क्यों नहीं आता। तो ये सवाल उठते रहते हैं, विपक्ष इन सवालों को उठाता रहता है। बिल्कुल, ये सवाल उठते रहे हैं, लगातार उठते रहे हैं, क्योंकि देश का एक राज्य और वहां पर ये वो भी सीमावर्ती राज्य, वहां इस तरह की जो स्थिति है वो खराब है और 2 समुदाय आपस में भिड़ रहे हैं, हिंसा वहां पर 2 साल से जारी है। लेकिन प्रधानमंत्री का वहां न जाना और उन्हीं की पार्टी की सरकार भी वहां राज्य में भी है, ऐसी स्थिति में तमाम आलोचनाएं हुई और लगातार सवाल उठते रहे। दुनिया भर में इसकी चर्चा हुई, कई देशों के संसद में मणिपुर के मुद्दे का जिक्र हुआ, लेकिन प्रधानमंत्री ने अपनी यात्रा का कोई कार्यक्रम मणिपुर के लिए नहीं बनाया। अब 2.5 साल करीब होने को है, तब जाकर वहां पर मणिपुर में उनकी ये यात्रा हो रही है। सुनते हैं राहुल गांधी ने क्या कहा है। और राहुल गांधी लगातार इस मुद्दे को उठाते रहे मणिपुर को लेकर। राहुल गांधी ने कई यात्राएं की, चुनाव के दौरान भी गए और प्रधानमंत्री से भी कहते रहे कि मणिपुर आप जाइए, वहां के लोगों की समस्याओं को सुनिए, किस तरीके से वहां राहत शिविरों में रहने को लोग मजबूर हैं, उनकी परेशानियां क्या हैं, अपने घरों को नहीं पा रहे हैं, लौट पा रहे हैं। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा विपक्ष के नेताओं के इन बयानों का और इन बातों का। अब यह दौरा हो रहा है। सुनते हैं राहुल गांधी को क्या कहा है प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर। नहीं, मणिपुर में बहुत समय से इशू है, अब जा रहे हैं, ठीक है, बट मेन मुद्दा तो देश में वोट चोरी का है। हरियाणा का महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया, कर्नाटक में हमने दिखाया। तो मेन मुद्दा तो देश में वोट चोरी का है। सब जगह लोग यही कह रहे हैं, वोट चोर। सर, ये उपराष्ट्रपति चुनाव में भी क्या वोट चोरी हुई है? तो ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है अमलेंदु जी। राहुल गांधी कह रहे हैं कि अभी भी वो नहीं जाते और जाने का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है कि वोट चोरी के मुद्दे से लोगों का ध्यान भटकाना। और ध्यान भटकाने के लिए कई कोशिशें हो रही हैं, जिनमें प्रधानमंत्री की मां के लिए एक सभा में जो अपशब्दों की बात कही गई थी वो भी मुद्दा उठाया गया। हालांकि वो मुद्दा कामयाब नहीं हुआ और वो मुद्दा, उस पर बीजेपी खुद ही घिरी हुई आई, प्रधानमंत्री खुद उसमें घिरे नजर आए। अब एक दूसरा मुद्दा उठाया है कि मणिपुर जाने का, यानी भटकाने का, ऐसा राहुल गांधी कह रहे हैं। लेकिन मणिपुर की यात्रा, फिर भी प्रधानमंत्री की मणिपुर जाने की ये यात्रा महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2.5 साल वहां हिंसा की खबरें आ रही हैं, बावजूद इसके वो वहां पर नहीं गए। हाँ, बिल्कुल नहीं गए हैं और अब जा भी रहे तो जाके वहाँ करेंगे क्या, ये देखना होगा। उनके जाने के बाद स्थितियाँ शांत होती ही नहीं होती हैं। जब आपने 2 साल से ज़्यादा एक राज्य को जलता हुआ छोड़ दिया और सरकार बिल्कुल वहाँ समीर जी नाकारा साबित हुई, नाकाम साबित हुई, तो अब प्रधानमंत्री वहाँ जाकर क्या करेंगे। ये तो प्रधानमंत्री जाने की, वो जाकर वहाँ क्या करेंगे, सभा भी संबोधित करेंगे। आखिर प्रधानमंत्री वहाँ सभा में बोलेंगे क्या, ये सवाल है कि प्रधानमंत्री क्या कर सकते हैं वहाँ बोलकर। तो क्या बोलेंगे ये भी हम लोग सुनेंगे, प्रधानमंत्री वहाँ क्या बोलते हैं और मणिपुर को क्या संदेश देते हैं। और कल हालांकि रात में प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया था कि वो जा रहे हैं
इम्फाल और चोराचांदपुर जाएंगे और वहाँ लोगों से मिलेंगे, इस तरह की बातें उन्होंने कल ट्वीट की थी। लेकिन ठीक है, आप जा रहे हैं, लेकिन जाकर के उसका हासिल क्या होगा? और अब तक 2 वर्षों में आपने मणिपुर के लिए क्या किया? क्या सरकार की तरफ से कोई इस तरीके की कोई वार्ता करने की कोशिश या दोनों समुदायों को बैठाकर उनके बीच कोई सुलह कराने की कोशिश हुई? जिस मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप लगता रहा उसका मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा हुआ है कि वो खुद एक समूह के जनसंहार की जो बात करता हुआ सुना जा रहा है एक ऑडियो क्लिप में, और वो मामला सुप्रीम कोर्ट में उस पर SIT बन चुकी है। आप उस मुख्यमंत्री को भी नहीं हटाते हैं और तब उसका इस्तीफा होता है जब उसके खिलाफ काफी ज्यादा बगावत पार्टी के भीतर हो जाती है और आपके सहयोगी दल जो वहां जो वो छोड़ देते हैं सरकार को, तब वहां करते हैं। तो ये सवाल जो है उठ रहे हैं, तो इन सवालों के जवाब किस तरीके से प्रधानमंत्री दे पाते हैं ये देखना होगा। लेकिन प्रधानमंत्री अब जाकर वहां क्या करते हैं, निश्चित तौर पर सवाल बहुत उठ रहे हैं, विपक्ष बहुत सवाल उठा रहा है। सवाल हो सकता है NDA के अंदर भी हो, लेकिन सवाल नहीं पूछे जा रहे हो, ये हो सकता है। और स्थिति इतनी खराब हुई समीर जी कि मेघालय का चुनाव हुआ, वहां NDA का सहयोगी दल जो था उनके मुख्यमंत्री ने कह दिया कि अगर नरेंद्र मोदी आएंगे तो मैं उनके साथ मंच साझा नहीं करूंगा। जी हाँ, इतनी स्थितियां खराब थी। तो आज अगर मणिपुर जा रहे हैं तो देखना ये कि मणिपुर में उनके साथ मंच उनका कौन सा सहयोगी साझा करता है। लेकिन ये जो एक और मुद्दा है अमलेंदु जी की वोट चोरी के मुद्दे से भटकाने की तमाम कोशिशें हो रही हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री इतने मुश्किलों के दौरान भी अगर नहीं गए और अब जा रहे हैं तो चर्चाएं तो उसकी मणिपुर दौरे की होंगी ही। लेकिन जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि वोट चोरी का मुद्दा इससे उससे लोगों का ध्यान भटकाने की ये कोशिश है, उसमें कितनी सच्चाई है? हाँ बिल्कुल, देखिए समझिए, ये साफ तौर पर समझा जा सकता है कि ये जो मतलब भटकाने की कोशिश जो विपक्ष आरोप लगा रहा है, और इसका बिल्कुल मालूम पड़ता है, और इसलिए मालूम पड़ता है कि प्रधानमंत्री जब जाएंगे वहां तो जैसा मैंने सवाल किया कि वहां आखिर क्या बात करेंगे। अब तक 2 सालों में आपने क्या किया? आपके जाने के बाद क्या वहां हिंसा रुक जाएगी? सवाल ये है। आपसे विपक्ष जो वहां जाने के लिए कह रहा था वो इसलिए कह रहा था कि आप जाएं तो सरकार वहां काम करती हुई दिखाई दे। आपने जिस मुख्यमंत्री को वहां बनाया हुआ था, जिसकी वजह से यहां सब घटना हुई, उस मुख्यमंत्री के ऊपर अब कोई आप एक्शन लेते और दोनों समुदायों को बैठाकर कोई बातचीत होती तो उस पर कुछ काम होता, लेकिन आपने वो नहीं किया। तो इसलिए अब आप जब जा रहे हैं तो आप मुद्दे से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, चूंकि वो चोरी का बड़ा मसला आ चुका है सामने। और जो कहा जा रहा है, राहुल गांधी कह रहे हैं हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे, तो हाइड्रोजन बम जो है वो हो सकता है 17 सितंबर को आए या बाद में आए, किसी भी तरीके से आए तो हो सकता है। तो उससे ये मतलब ध्यान भटकाने की एक कोशिश के तौर पर इसको देखा जा रहा है, विपक्ष देख रहा है। हो सकता है ये ध्यान भटकाने की भी एक रणनीति हो, क्योंकि प्रधानमंत्री अकेले मणिपुर नहीं जा रहे हैं, साथ में 4 राज्यों में और जा रहे हैं सभी। आज ही 3 राज्यों में होंगे, मिजोरम में और मणिपुर में और असम में। रात्रि विश्राम उनका असम में होगा, अभी मिजोरम में थे, अब मणिपुर जाएंगे। 2 कार्यक्रम मणिपुर में हैं और उसके बाद फिर शाम को एक कार्यक्रम में असम में होंगे। तो यानी 3 राज्य तो आप एक ही दिन में कर रहे हैं। तो ये मणिपुर जाना ना जाना एक बराबर है, और अगर जा भी रहे हैं तो आपने किया क्या और आपका आगे का रोड मैप क्या है, ये प्रधानमंत्री को जरूर बताना पड़ेगा। ये बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारे सवाल पिछले 3-4 महीने से ऐसे निकल कर आए हैं जिसमें प्रधानमंत्री, सरकार और पार्टी, भारतीय जनता पार्टी घिरी हुई नजर आ रही है। चाहे वो पहलगाम हमले का मामला हो, ऑपरेशन सिंदूर का मामला हो, और फिर सीज फायर का, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं। एक बार फिर उन्होंने कल बोल दिया है अमलेंदु जी कि हमने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रुकवा दिया। इतना ही नहीं जी, बल्कि अब वो G7 देशों से कह रहे हैं कि अब भारत पर 100% टैरिफ लगाओ। अभी तक यूरोपीय यूनियन से कह रहे थे, अब G7 से भी कह रहे हैं कि भारत पर जो 100% टैरिफ लगाओ। जी बिल्कुल, तो वो लगातार भारत को अपमान कर रहे हैं और अपमानजनक फैसले भारत के खिलाफ ले रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री उस पर भी नहीं बोल रहे हैं और विपक्ष इस मुद्दे पर भी उनसे मांग कर रहा है। पूरा का पूरा मानसून सत्र निकल गया, लेकिन इन मुद्दों पर कोई चर्चा नहीं होने पाई। और यह भी कहा जा रहा है, लेकिन उस समय जो कार्रवाइयां की गई थी कि पाकिस्तान के में जो सिंधु नदी का पानी रोक दिया गया था, और उससे यह कहा गया कि बहुत कड़ा संदेश दिया गया है, लेकिन उस कड़े संदेश के बावजूद अब किस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच मैच हो रहा है। BCCI मतलब इस मैच में के लिए BCCI जो है वो वहां पर अनुमति कैसे दे दी है और भारत कैसे मैच खेलने के लिए तैयार हो गया है, इसको लेकर भी बड़े सवाल उठ रहे हैं। और इस बीच जो एक बड़ा सवाल कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मणिपुर दौरे को लेकर
उठाया है। पार्टी की प्रवक्ता है सुप्रिया श्रीनेत, उन्होंने एक बयान दिया है, ट्वीट किया है और क्या कुछ लिखा है आपको बताते हैं कि वो कह रही है कि वहां हिंसा भड़कने के 2.5 साल बाद आखिरकार इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मणिपुर जा रहे हैं। कई सारी चीजें, कई सवाल हैं जो उठ रहे हैं, जो सवाल कांग्रेस पार्टी पूछ रही है। एक बार सुन लेते हैं क्या कहा है सुप्रिया श्रीनेत ने, और उनका यह कहना है कि तमाम जो सवाल उठ रहे हैं क्या उनकी इस यात्रा से उसके जवाब मिलेंगे। पहले तो यात्रा इतने दिनों बाद क्यों हो रही है, अपने आप में बड़ा सवाल है, लेकिन क्या यात्रा से जो तमाम सवाल हैं, जिस तरीके से वहां हिंसा अब तक जारी है, उस पर कोई लगाम लगेगी और विस्थापितों के साथ जो वहां पर मजबूर हैं उनके साथ क्यों न्याय हो पाएगा। सुनते हैं सुप्रिया श्रीनेत क्या कह रही हैं। हिंसा भड़कने के 2.5 साल बाद आखिरकार नरेंद्र मोदी जी आज मणिपुर जा रहे हैं, लेकिन सनद रहे वो वहां पर विस्थापित लोगों से मिलने या लोगों के आंसू पोंछने या उन महिलाओं जिनके साथ बर्बरता हुई उनको ढांढस बंधाने या शांति की अपील करने नहीं जा रहे हैं। वो आज भी वहां पर रेलवे प्रोजेक्ट के उद्घाटन के लिए जा रहे हैं और शायद इसीलिए मणिपुर में उनके आगमन का विरोध हो रहा है। भला कौन भूल सकता है कि 2.5 साल से जलते हुए मणिपुर को अपने हाल पर छोड़कर मोदी जी तो दुनिया नाप रहे थे। कौन भूल सकता है कि जब तक मणिपुर में अपनी सरकार पर नहीं बनाई तब तक राष्ट्रपति शासन नहीं लागू हुआ। कौन भूल सकता है कि इन 2.5 सालों में नरेंद्र मोदी जी ने शांति की एक अपील नहीं की और मणिपुर के एक जनप्रतिनिधि से नहीं मिले। कौन भूल सकता है कि जब आदमखोरों की भीड़ ने महिलाओं को नोचा तो 78 दिन तक मोदी जी चुप रहे और जब बोले भी तो 36 सेकंड के लिए। कौन भूल सकता है कि समूचे विपक्ष को एक अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा जिससे कि मोदी जी सदन में मणिपुर पर वक्तव्य दे सके और मणिपुर पर उन्होंने 2 मिनट बात की। कौन भूल सकता है कि बीरेंद्र सिंह को मुख्यमंत्री बनाए रखा जिनकी पुलिस आर्मी पर हमला कर रही थी। कौन भूल सकता है कि हथियारों की अनवरत सप्लाई चलती रही और लोगों के हाथ में बंदूकें थी और वो सड़कों पर थे। पूरी तरह से अराजकता फैली रही। मैं आशा करती हूं कि आज उद्घाटन करने के बाद मोदी जी हाथ जोड़कर मणिपुर से माफी मांगेंगे। माफी मांगेंगे उन महिलाओं से जिनके साथ वो बर्बरता हुई कि सोचकर रूह कांप जाए। माफी मांगेंगे उन बच्चों से जिनकी हत्याएं हो गई। माफी मांगेंगे उन विस्थापित लोगों से जिनका सब कुछ उजड़ गया। माफी मांगेंगे एक ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाए रखने के लिए जिसके ऊपर आरोप है कि उसने हिंसा भड़काई थी। मुझे एक बात का हमेशा फक्र रहेगा कि जब मोदी जी ने मणिपुर से मुंह मोड़ लिया था और उसके हाल पर उसको छोड़ दिया था, राहुल गांधी जी लगातार मणिपुर जाते थे, लोगों का हाल पूछते थे, उनको ढांढस बंधाते थे, उनके आंसू पोंछते थे और ये विश्वास दिलाते थे कि ये देश उनके साथ खड़ा है। काश ये काम मोदी जी ने भी समय रहते किया होता। तो ये सुप्रिया श्रीनेत का सीधे तौर पर यह कहना है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर की जनता से माफी मांगेंगे, और अभी तक वो नहीं गए और सीधे आरोप लगा रहे हैं कि ऐसा नहीं कि मणिपुर की जनता या वहां जो कुछ हो रहा है पिछले 2.5 साल से वहां की जनता जिस तरीके से परेशान है उसकी वजह से जा रहे हैं, बल्कि वहां रेल परियोजना का उद्घाटन करने जा रहे हैं। हाँ, ताकि कोई दूसरा न कर दे। हाँ, रेल परियोजना का उद्घाटन करने जा रहे हैं ताकि कोई दूसरा ना कर दे। अश्विनी वैष्णव जाकर वहां जो है वो उद्घाटन ना कर दें तो अपने मंत्री का ही जो है वो एक तरह से अधिकार हक जो है, अधिकार हक जो भी आप कहिए, उसे छीनने के लिए जो है वो प्रधानमंत्री जा रहे हैं। लेकिन अब ये काफ़ी सवाल उठ रहे हैं। प्रधानमंत्री इन सवालों के जवाब तो समीर जी क्या देंगे, हमको नहीं लगता कि इन सवालों के जवाब आएंगे। और मणिपुर की जो स्थिति है उसमें फिर ये सवाल है कि आखिर प्रधानमंत्री के जाने के बाद वहाँ स्थिति कैसे बदलेगी। जी, संसद में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, उस पर तो जवाब दिया ही नहीं उन्होंने। अब ये कांग्रेस पार्टी के पत्र का जवाब दे देंगे, इसकी संभावना तो नहीं लग रही है। नहीं, बिल्कुल नहीं देंगे। और देंगे भी तो कोई अजब किस्म का ही जवाब देंगे। जिस तरीके के प्रधानमंत्री की एक आदत है उस तरीके का जवाब अगर दिया भी तो देंगे। कुछ तंज कसेंगे, कुछ तो बताएंगे, कुछ बताएंगे कि नेहरू जी ने गलती कर दी थी, वरना चीन नहीं जो था वो भारत का हिस्सा होता, कुछ इस तरह की बात बताएंगे। अमेरिका तक भारत का झंडा लहरा रहा होता अगर नेहरू ने गलती नहीं की होती, तो ये सब बताया जाएगा। तो ये है। तो एक सांसद महोदय हैं और आज उन्होंने कुछ लेके बताया कि नेहरू जी की वजह से जो था वो हैदराबाद ये हो गया वो हो गया। तो मैंने टिप्पणी कर दी उनके उस पोस्ट पे। मैंने कहा ये आप तो बहुत विद्वान हैं, ये बताइए कि ये मोदी जी आपको जो आप इतनी मेहनत करते हैं मंत्री क्यों नहीं बना रहे, क्या नेहरू जी ने कृपा रोकी हुई है? तो अब समीर जी सब कुछ के लिए जब नेहरू दोषी हैं तो मणिपुर के लिए भी नेहरू ही दोषी होंगे।
निश्चित तौर पे ऐसा समझा जा सकता है, तो जवाब आएगा तो इसी तरीके का आएगा। हालांकि ये व्यंग्य की बात है कि वो इस तरह की बातें होंगी, लेकिन जो सवाल हैं वो सवाल असल में खामोश नहीं हो जाएंगे। प्रधानमंत्री हो भी आएंगे तो भी खामोश नहीं, मतलब सवाल समाप्त नहीं हो जाएंगे। सवालों के जवाब प्रधानमंत्री दें या ना दें, सवाल अपनी जगह रहेंगे। बेहतर होगा कि प्रधानमंत्री सवालों के जवाब दें और भारत के प्रधानमंत्री का जो उनको मिला हुआ है दायित्व, अपने दायित्व का निर्वहन कायदे से सही तरीके से करें, ये देश की उनसे अपेक्षा रहती है। जी बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से अब भारत और पाकिस्तान के बीच जो कल मैच होने वाला है, दुबई में मैच हो रहा है, उसको लेकर एक बार फिर सरकार घिरी हुई है। हालांकि सरकार का उससे अपना पल्ला झाड़े हुए है कि यह बीसीसीआई का कार्यक्रम है, लेकिन यह सवाल पूछा जा रहा है कि जब पानी रोक दिया जा सकता है और खून और पानी एक साथ नहीं चल सकते हैं, यानी पाकिस्तान पर जो आरोप रहे कि पाकिस्तान ने जिस तरीके से आतंकी हमला कराया पहलगाम में, पहले भी कई आतंकी हमलों के लिए पाकिस्तान को दोषी ठहराया गया है, वहां के आतंकवादी संगठनों पर, ठिकानों पर हमले किए गए, ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर को भी अचानक रोका गया अमेरिका के दबाव में, सीधे तौर पर जो डोनाल्ड ट्रंप ये आरोप लगाते आ रहे। अब उस समय यह कहा था, प्रधानमंत्री ने ही कई बार यह कह चुके हैं कि खून और पानी एक साथ नहीं चल सकते, सिंधु नदी का पानी रोक दिया गया था। अब यह सवाल पूछा जा रहा है कि क्या क्रिकेट और खून एक साथ चल सकते हैं क्या? भाई जब पानी नहीं चल सकता तो क्रिकेट ही क्यों होना चाहिए, या क्रिकेट के लिए हम अपने संबंधों को और हम बैकफुट पर क्यों आ जा रहे हैं? हाँ बिल्कुल, जो बैकफुट पर क्यों आ जा रहे हैं समीर जी, आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब अलका लांबा जो महिला कांग्रेस की अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक कैरिकेचर के जरिए जो है ट्वीट करते हुए दिया है। वो ट्वीट हम लोग दिखा सकते हैं और आप बता सकते हैं कि वो क्या लिख रही है, तो उनके लिखने में ही आपके सवाल का जवाब मुझे लगता है मिल जाएगा। जी बिल्कुल, और इसको सवाल कई पूछे जा रहे हैं। पहले देख लेते हैं अलका लांबा का वो जो ट्वीट है, और उन्होंने जो पोस्टर जारी किया है उस पे वो लिख रही है कि इसे देखकर आपको पहला विचार क्या आया? देश की सुरक्षा गृह मंत्री के हाथों और क्रिकेट की कमाई उसके बेटे के हाथों, यानी जब ये गृह मंत्री अमित शाह के बेटे जय शाह का वो जिक्र कर रही है। हाँ, जय शाह का वो जिक्र कर रही हैं, उनके हाथों में है, ये वो कहती हुई नजर आ रही हैं। और इस तरीके से तमाम लोग जो है समीर जी इसको लेकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। प्रियंका चतुर्वेदी जो पहलगाम हमले के बाद उस डेलीगेशन की सदस्य थी, जिस डेलीगेशन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेश भेजा था, उन्होंने काफी ज्यादा गंभीर सवाल उठाए हैं प्रियंका चतुर्वेदी ने, और उन्होंने बहुत सारे सवाल पूछे हैं कि आखिर हमारे उस जाने का फिर मतलब क्या रह गया अगर ये क्रिकेट मैच होता है और पाकिस्तान के साथ आप खेलते हैं। तो बहुत सारे सवाल उठे प्रियंका चतुर्वेदी को हम लोग सुन भी सकते हैं। सुन लेते हैं प्रियंका चतुर्वेदी क्या कह रही हैं। जो मैच हो रहा है और क्रिकेट और खून एक साथ कैसे चल सकते हैं, ये सवाल पूछा जा रहा है। बायकॉट क्रिकेट का एक हैशटैग भी चलाया जा रहा है, उस पर भी हम बात करेंगे। पहले सुनते हैं प्रियंका चतुर्वेदी क्या कह रही हैं। नमस्कार। 14 सितंबर को दुबई में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच होने जा रहा है, जो एशिया क्रिकेट कप के अंतर्गत आता है। मैंने पार्लियामेंट में इसके बारे में आवाज़ उठाई थी, क्योंकि जब हम ऑपरेशन सिंदूर के तहत पार्लियामेंट्री डेलीगेशन का हिस्सा बनकर गए थे, हमें ये कहा गया था कि नो ट्रेड विद टेरर है, नो टॉक विद टेरर है, पानी भी नहीं बहेगा जब तक ये लोग खून हमारे देशवासियों का बहाते रहेंगे। पहलगाम में 26 लोगों की जानें गई थी, 26 यंग लाइव्स ली गई थी, जिसमें 26 महिलाओं का सिंदूर उजाड़ा गया था। उसी के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर का आह्वान किया था और हमने उनको मुंहतोड़ जवाब दिया था। साथ ही साथ वो डेलीगेशन में हमने यही कहा था कि हम पाकिस्तान को किसी भी फॉर्मेट में, किसी भी तरीके से ना इंगेज करेंगे, ना उनके साथ वार्तालाप करेंगे, जब तक वो अपने आतंकवादी गतिविधियों को बंद ना करें। और अब ये क्रिकेट मैच होने जा रहा है। मेरी लाख विनंती के बाद, और ये विनंती सिर्फ मेरी ही आवाज़ नहीं है, आज देश के 140 करोड़ लोगों के बिहाफ पे मैंने पार्लियामेंट में जब गृह मंत्री से रिक्वेस्ट की थी कि आप आईसीसी चेयरमैन को कहिए कि मैच नहीं हो सकता है। एशिया क्रिकेट काउंसिल जो हेड कर रहे हैं, उन्होंने लगातार आसिम मुनीर की बातों का समर्थन करते हुए हमारे देश के खिलाफ बोला है। पाकिस्तान के जो क्रिकेटर्स हैं, लगातार जब ऑपरेशन सिंदूर जारी था उसके बाद भी ऑपरेशन सिंदूर का मजाक बनाते हुए अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पे पाए गए। वो लगातार अपने देश के आतंकवादियों के साथ खड़े पाए गए और इतने आपत्तिजनक उन्होंने इमेजेस डाले थे हमारी जो महिलाएं हैं जिनके परिवार उजड़े हैं। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा में आकर ये कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर इज ऑन गोइंग, तो उसके चलते किस आधार पर बीसीसीआई को ये परमिशन दी गई है कि ये मैच खेलें। मैंने लाख विनंती की बीसीसीआई से, लाख विनंती की स्पोर्ट्स मिनिस्टर से, लाख विनंती की इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर, आईटी मिनिस्टर से कि इसकी लाइव स्ट्रीमिंग और लाइव ब्रॉडकास्ट कैंसिल होना चाहिए। किसी ने इस बात को सुना नहीं है। मैं क्रिकेटर्स से कहा,
पास्ट और प्रेजेंट, क्रिकेट टीम से कहा, स्पॉन्सर्स से कहा, मैंने जो स्ट्रीमर्स हैं उनसे कहा, और मैं उन लोगों का धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने टोटली रिजेक्ट किया है कि वो उसको स्ट्रीमिंग नहीं करेंगे। काफ़ी सारे ऐसे अनाउंसमेंट्स हुए हैं, मैं उसको वेलकम करती हूँ, उनको पर्सनली थैंक यू कहना चाहती हूँ। पर मैं बाकी सभी जन से, देश की जनता से अपील करना चाहती हूँ कि हमें इस समय पे उन 26 परिवारों के साथ खड़ा होना बहुत ज़रूरी है, और देश में ये एकजुटता दिखाना ज़रूरी है कि जब तक पाकिस्तान अपनी आतंकवादी गतिविधियां बंद नहीं करेगा, जब तक कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स अपने आतंकवादियों के साथ खड़े पाए गए, हमें उनके साथ कोई मैच नहीं खेलना है। जब नो ट्रेड विद टेरर है, नो टॉक विद टेरर है, पानी के साथ खून की बात है, इंडस वाटर ट्रीटी की बात है, तो क्रिकेट मैच क्यों? तो मैं बस यही आप सबसे गुजारिश करूंगी, एक विनंती करूंगी कि ये मैच को आप बॉयकॉट करिए। किसी भी 1 रुपये का फायदा ऐसे ब्रॉडकास्टर्स को नहीं दीजिए जो हमारे रोने पर, हमारे आंसुओं पे अपना पैसा कमाते हों। बीसीसीआई को वो मुंह तोड़ जवाब दीजिए कि बीसीसीआई की जो क्रिकेट टीम है उनकी पर्सनल क्रिकेट टीम नहीं है, इस देश की क्रिकेट टीम है। जब वो इंडिया की जर्सी पहनकर जाते हैं, 140 करोड़ की जनता का विश्वास से खेलने जाते हैं, और देश की सरकार को ये जवाब देना जरूरी है कि हम दो मुंही बात नहीं कर सकते हैं, और ये जवाब हम तभी दे पाएंगे जब हम इनको तरसाएंगे टू अर्न इवन 1 single rupee ऑफ रेवेन्यू थ्रू दिस मैच, क्योंकि ये भी पैसा जो जाएगा ना उन्हीं आतंकवादियों को समर्थन करने वाले पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को जाएगा, और ACC जो क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन हैं जो पाकिस्तान से आते हैं उनको जाएगा। तो आप सबसे यही अपील है। तो ये मैच के बहिष्कार की अपील कर रही हैं प्रियंका चतुर्वेदी, और उसको लेकर सोशल मीडिया में एक ट्रेंड भी चल रहा है, उसको हैशटैग चल रहा है, और ये सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर कैसे ये मैच हो सकता है जब सिंधु नदी का पानी, और जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को प्रश्रय देना बंद नहीं करता है, हम उसके साथ कैसे मैच खेल सकते हैं। बड़ा आरोप लगाया कि जो पैसा इसमें खर्च हो रहा है, हम चाहे देख कर रहे हो, चाहे वहां पर मैच देख करके कर रहे हो, वो सारा पैसा, उसमें से एक तमाम पैसा जो है उन आतंकवादियों के पास भी जाएगा जो भारत पर हमले करते हैं, जिन्होंने पहलगाम पर हमला किया। लेकिन ये तो इसका बहिष्कार, इसकी अनुमति सरकार इसलिए दे रही है, बिल्कुल उसी तरीके से अमलेंदु जी, कि चीन के सामान का स्वदेशी के नाम पर बहिष्कार होता है, झालर वगैरह जला दी जाती है, लेकिन चीन से बड़े व्यापार होते रहते हैं, और अब तो काफी ज्यादा मित्रता बढ़ाई जा रही है चीन के साथ। हाँ, अब तो काफी ज्यादा मित्रता बढ़ाई जा रही है। लोग सवाल पूछने लगे कि ट्रंप ने दुत्कारा तो शी जिनपिंग को गले लगाया, शी जिनपिंग ने दुत्कारा तो ट्रंप को गले लगाया, इस तरह की बातें सब चल रही हैं, लेकिन चीन को लेकर के भी बहुत ज्यादा सवाल उठ रहे हैं। तो आखिर हमारी विदेश नीति क्या है? और जब ये कहा गया था कि खून और पानी एक साथ नहीं चल सकते, तो सवाल ये है कि फिर इसके साथ मैच क्यों खेला जा रहा है, यही सवाल वो पूछ रही हैं। अतुल लोंडे पाटिल कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उन्होंने भी जो है इसको लेकर अपनी बात कही है समीर जी, और उनको सुनते हैं अमलेंदु जी। लेकिन जो वहां पर पहलगाम हमले में मारे गए लोग हैं, और जो प्रियंका गांधी कह रही है कि ये उनका अपमान है, उनके शहीद, उन लोगों का जिन्होंने अपनी जान गंवाई उस आतंकवादी हमले में, उसमें वहां पर जान गंवाने वाले जो थे कानपुर के, उनकी पत्नी ऐशान्या द्विवेदी, उनको हम सुन लेते हैं। और उन्होंने बड़ी भावुक अपील की है और बड़ी नाराजगी जताई है कि हम इतनी बड़ी घटना के बावजूद पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच खेलने की अनुमति हमारी सरकार कैसे दे सकती है। सुनते हैं क्या कहा है ऐशान्या द्विवेदी ने। और अन्य 25 लोगों के साथ कुछ घटना लगातार उन परिवारों का विरोध था कि पाकिस्तान के साथ किसी प्रकार का संबंध न रखे। सरकार ने कुछ कड़े कदम भी उठाए थे, लेकिन उसके बाद इस तरह से पाकिस्तान के साथ मैच होना तो कहीं न कहीं एक अपना हाथ होता है कि इस तरह का संबंध अभी भी हम लोग पाकिस्तान का रिलेशन कर रहे हैं। सबसे पहली चीज़ तो बीसीसीआई को इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए था कि पाकिस्तान के साथ मैच इंडिया करे। ये बहुत बड़ी हमारे ही देश में लोग गलती कर रहे हैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करके। बीसीसीआई की इमोशंस मुझे लगता है ही नहीं उन 26 परिवार की तरफ। वो 26 परिवार, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए जवान, इन सब की मौत आपके लिए कोई फर्क नहीं है, इन सब की शहादत आपके लिए कोई मत वैल्यू नहीं रखती। शायद इसलिए क्योंकि आपके घर से कोई नहीं गया।
बीसीसीआई के जितने भी लोग हैं उनकी फैमिली से कोई नहीं गया, इसलिए कोई नहीं बोल रहा, शायद इसलिए कोई रिएक्शन नहीं दे रहा। दूसरी चीज, ये क्रिकेटर्स हमारे कहाँ सो रहे हैं? सबसे ज्यादा अगर बोला जाता है कि नेशनैलिटी है किसी में तो क्रिकेटर्स में होती है, जितना मैंने सुना है, जितना मैंने समझा है। इसीलिए क्रिकेट को एक नेशनल गेम की तरह देखा जाता है, जबकि हॉकी हमारा नेशनल गेम है। उसके बाद एक भी क्रिकेटर, एक दो के अलावा क्रिकेटर्स आए नहीं हैं ये बोलने कि नहीं हमें इंडिया पाकिस्तान का मैच बायकॉट करना है, हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहते। आप स्टैंड लो ना, बीसीसीआई की टीम मत थोड़ी ना है कि आपके ऊपर बंदूक रख के आपको गेम खिलवा देगी। आप स्टैंड लीजिए अपने देश के लिए, वो भी नहीं ले रहे हैं। उसके बाद मैं ये लोगों से, आप सबसे, जो स्पॉन्सर्स इस गेम को स्पॉन्सर कर रहे हैं, जो न्यूज, जो टीवी चैनल, सोनी चैनल इसको दिखा रहा है, मैं उन सबसे पूछना चाहती हूँ, आपके अंदर इंसानियत, आपके अंदर आपके 26 लोगों के लिए जो नेशनैलिटी है वो खत्म हो चुकी है, क्योंकि स्पॉन्सर्स तो मिल ही गए इन लोगों को। सोनी ने इसको दिखाने के लिए एग्री भी किया है, ऊपर से इतना प्रचार चल रहा है, इतना ज्यादा उस चीज को लेके दिखा रहे हैं कि ये इंडिया पाकिस्तान, ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडिया पाकिस्तान का पहला मैच है। दिमाग खत्म है आप लोगों का, इमोशंस खत्म है। आप अपने नेशन के लिए आप कुछ करना ही नहीं चाहते हो, आपके अंदर कुछ बचा ही नहीं है। आप एक छोटी सी बात समझिए, आपके साथ आपका पड़ोसी लड़ लेता है तो आप बात नहीं करते हो उससे। आपके पड़ोसी मुल्क ने आके आपके देश में घुस के आपके लोगों को हिंदू पूछ के मारा है और आप उसकी शक्ल देख के उसके साथ एक मैच खेलोगे? इतनी आपके अंदर इतना भी कुछ बचा है? मर चुके, आंख का पानी खत्म है, इन लोगों का कुछ नहीं बचा है। शायद ये टॉपिक मैं समझ पा रही हूँ और ये नहीं समझ पा रहे हैं। मैं 28 साल की हूँ और मुझे इतना समझ में आ रहा है कि इस मैच से जितना भी रेवेन्यू बनेगा, क्योंकि आखिर में ये बात पूरी पैसे की बनती है, जितना भी इस मैच से रेवेन्यू बनेगा, ये रेवेन्यू किस चीज के लिए यूज होगा? सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान इसको टेररिज्म में यूज करेगा, क्योंकि पाकिस्तान में आया हुआ 1 रुपए मात्र टेररिज्म में जाता है। वो देश सिर्फ आतंकवाद देश है। जब आपको ये बात पता है, जब आपके देश में इतनी बार टेररिज्म अटैक हो चुका है, तो आप उस देश के साथ मैच खेलोगे, आप उन्हें रेवेन्यू दोगे, आप उन्हें फिर तैयार करोगे कि वो आके हमें दोबारा मारें, हमारे देश में दोबारा घुसें, दोबारा मारें, क्योंकि मजबूत करोगे ना आप उन्हें। मुझे नहीं समझ में आता क्यों। आप लोगों के जरिए मैं हाथ जोड़ के जितने भी लोग मुझे सुन सकते हैं ना, उन सबसे ये बोलूंगी, बायकॉट करिए इस मैच को, मत देखिए। आप उस दिन मैच मत देखिए, देखने मत जाइए, टीवी मत ऑन करिए मैच के टाइम पे। आप नहीं खोलोगे, उनकी व्यूअरशिप नहीं आएगी, उनके पास पैसे नहीं आएंगे, तो शायद हम एक बदलाव ला सकें। इतना आपको लगता है जो स्टैंड ये आ जाइए। तो ये बहुत बड़े सवाल उठा रही है, और जो राष्ट्र भक्ति, राष्ट्र प्रेम जो यहाँ बातें की जाती हैं अमलेंदु जी, और जो लोग इसका ज्ञान देते हैं, उनके ऊपर कितना बड़ा सवाल है कि जब वहां इस मैच में जो रेवेन्यू आएगा उससे वो आतंकवाद को, उनकी पौध को सींचा जाएगा और वो फिर से इस तरह से हमला किया करेंगे। लेकिन किसी को, बीसीसीआई के लोगों को यह चीज समझ में नहीं आएगी, क्योंकि जो पीड़ित हैं उनका दर्द वही समझ सकते हैं। लेकिन क्या ये राष्ट्र प्रेम है देश के लिए? इस तरीके से जो वहां पर जिस पाकिस्तान को दोषी ठहरा रहे हैं कि वो आतंकवादियों का देश है, उनको प्रश्रय दे रहा है, भारत पर हमले करवा रहा है, उसी पाकिस्तान के खिलाड़ियों के साथ ये मैच कैसे खेल रहे हैं? और खिलाड़ियों को भी बड़ा चैलेंज किया है, लेकिन खिलाड़ियों की भी एक विवशता हो सकती है, मजबूरी हो सकती है। सबसे बड़ा सवाल तो बीसीसीआई पर उठ रहा है, और बीसीसीआई को चलाने वाले कौन है? यही सवाल उठा रही थी प्रियंका चतुर्वेदी, और यही सवाल उठा रहे हैं विपक्ष के लोग। हाँ बिल्कुल, विपक्ष के लोग और प्रियंका चतुर्वेदी यही सवाल उठा रहे हैं, और इन सवालों पर जवाब क्या आ रहे हैं समीर जी? सरकार की तरफ से या कहा जाए कि बीसीसीआई की तरफ से, या उसके बीसीसीआई के पूर्व पदाधिकारी जो हैं उनकी तरफ से क्या जवाब आ रहे हैं? वो जवाब बहुत चौंकाने वाले हैं और बहुत शर्मिंदगी पैदा करने वाले हैं भारतीय होने के नाते समीर जी, कि किस तरीके से, यानी जिनके खून में व्यापार है और उनके खून में व्यापार ही रहेगा, और सिंदूर बह गया सारा, जो गर्म सिंदूर जो खून में बह रहा था वो बह गया और व्यापार ही रह गया खून में। तो असली बात तो यही है कि आपके खून में सिर्फ व्यापार है, सिंदूर की बातें आप फर्जी करते थे।
ये है सर। जी बिल्कुल, सुनते हैं अनुराग ठाकुर को क्या कह रहे हैं कि केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, बीजेपी के नेता हैं, और क्या तर्क दे रहे हैं कि क्यों हम ये मैच खेल रहे हैं। उनके तर्क को भी सुन लिया जाए। और वो बता रहे हैं कि इसका किस तरीके से जो राष्ट्रभक्ति है, राष्ट्र प्रेम है, वो सारा कुछ समझ में आ जाएगा कि किस स्तर का उनके दिमाग में चल रहा है, और बता रहे हैं कि हम क्यों मैच खेल रहे हैं। हमने अभी आयशान्या जो द्विवेदी है उनको भी सुना, जो पहलगाम हमले की पीड़ित है, और वो कह रही है कि जो पीड़ित है और जो या फिर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिन सैनिकों ने अपने प्राण गंवाए हैं उनके परिवारों पर क्या बीत रही होगी। लेकिन अनुराग ठाकुर क्या कह रहे हैं वो सुनना भी जरूरी है, और वो बता रहे हैं कि हम क्यों पाकिस्तान से ये मैच खेल रहे हैं। मल्टीनेशनल टूर्नामेंट जहां पर एसीसी या आईसीसी करवाती है, वहां पे किसी भी देश के लिए मजबूरी या जरूरी हो जाता है भाग लेना। अगर वो नहीं लेंगे तो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे, उस मैच को छोड़ना पड़ेगा, तो वैसे दूसरी टीम को उसके पॉइंट्स भी मिल जाएंगे। तो इसकी बजाय जो आपकी प्रतिबद्धता है, चाहे कोई भी खेल है, उसमें मल्टीनेशनल टूर्नामेंट में आपको खेलना ही पड़ता है। लेकिन बायलैटरल टूर्नामेंट भारत पाकिस्तान के साथ नहीं खेलता। कई वर्षों से हमने ये निर्णय किया है कि भारत पाकिस्तान के साथ बायलैटरल नहीं खेलेगा जब तक पाकिस्तान भारत पर आतंकवादी हमले या कार्रवाई बंद नहीं करता है, और जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को खत्म नहीं करता। तो मजबूरी होती है, सीधे तौर पर बता रहे हैं, जबकि सबको पता है कि आईसीसी जो है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, अगर बीसीसीआई उसमें किसी भी तरीके का वीटो लगा दे तो उसकी हिम्मत नहीं है कि कोई आगे कदम बढ़ा पाएगी। और अगर पाकिस्तान से मैच खेलने का बहिष्कार कर सकती थी बीसीसीआई अगर घोषणा कर देती, और फिर भी अगर दबाव रहता तो ना खेलती। कोई ऐसा तो था नहीं कि अगर क्रिकेट मैच नहीं होगा, जब हम बायलैटरल मैच रोक सकते हैं तो फिर वहां भी क्यों खेल सकते हैं, और नहीं कर सकते हैं तो फिर ये राष्ट्रभक्ति का उपदेश क्यों देते हैं। ये भी बड़ा सवाल है। क्या क्रिकेट में आकर सारी राष्ट्रभक्ति खत्म हो जाती है? जहां पैसे का मामला आएगा, जहां अपने लोगों का मामला आएगा, वहां पर क्या कुछ होता है, ये सवाल पूछे जा रहे हैं। लेकिन गंभीर रूप से इस मामले में भी भारतीय जनता पार्टी गिरी हुई है, और क्योंकि इस समय बीसीसीआई में बड़े पदों पर जो बैठे लोग हैं वो सारे उनके परिवार के लोग हैं, उनके नेताओं के परिवार के लोग हैं। और जो परिवारवाद की विरोधी अपने को कहती है भारतीय जनता पार्टी, तो पूरे इन खेल संगठनों में कैसे उनके नेताओं के परिवार के लोग बैठे हुए हैं, और फिर लॉजिक भी दे रहे हैं कि हम क्यों पाकिस्तान के साथ मैच खेलने का बहिष्कार नहीं कर सकते थे। हाँ बिल्कुल समीर जी। और अनुराग ठाकुर जो है ये खुद बीसीसीआई में रह चुके हैं। इनके भाई अरुण धूमल जो हैं वो आईपीएल के चेयरमैन हैं, और हरियाणा का जो क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है उसके शायद अध्यक्ष हैं। सही जानकारी हमको करनी पड़ेगी, जहाँ तक है यही है। तो यानी पूरा अमित शाह जी के बेटे हैं, तो अब वो तो सब पढ़ाई है, पूरा क्रिकेट, हाँ पूरा क्रिकेट ही चला रहे हैं। तो ये वंशवाद नहीं है, ये सब योग्यता के बल पे आए हैं समीर जी, और ईमानदारी से आए हैं। सब म्युनिसिपैलिटी का पानी पी के चने चाप कर आए हैं ये सब। तो ये सब कर रहे हैं। बाकी तो सब वंशवाद है राजनीति में, बाकी सब वंशवाद है। यही केवल जो है वंशवाद विरोधी सब जो है ये सब बीसीसीआई में चले गए हैं। आखिर क्या कारण है समीर जी कि कहीं का भी क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड हो, नेताओं के ही बच्चे सब वहां क्यों संभाल रहे हैं, या नेता खुद संभाल रहे हैं? जी बिल्कुल। और इस मसले पर क्या कहना है बीसीसीआई का? इस मसले पर तो ये लगातार सवाल उठ रहे हैं। अतुल लोंढे पाटिल जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उनको भी हम लोग सुन सकते हैं कि वो क्या सवाल उठा रहे हैं। जी बिल्कुल, सुनते हैं अतुल लोंढे पाटिल को। और बीसीसीआई के इस फैसले पर, पाकिस्तान के साथ मैच खेलने को लेकर बुरी तरह से घिरी हुई है बीसीसीआई और गृह मंत्री अमित शाह, क्योंकि बीसीसीआई के चेयरमैन हैं उनके बेटे जय शाह। सुन लेते हैं अतुल लोंढे पाटिल क्या कह रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा था, मेरे अंदर गर्म सिंदूर बहता है, खून नहीं बहता है। पानी और खून साथ नहीं बह सकते, लेकिन खून और क्रिकेट साथ खेल सकते हैं। विपक्ष में थे तो काफी चिल्लाते थे। जिस पाकिस्तान की मदद से आतंकियों ने, जो पाकिस्तान को हम आतंकी स्टेट समझते हैं, उसने कई हमले इस देश पर किए, और अभी हमारी 26 बहनों को उन्होंने विधवा किया, बेवा बना दिया, सिंदूर छीन लिया। उनके साथ हम क्रिकेट खेल रहे हैं। सरकार सुने न सुने, भाजपा सुने न सुने, बीसीसीआई आईसीसी सुने न सुने, मैंने अपने एंड पर एक निर्णय लिया है, इस मैच को मैं किसी भी हालत में नहीं देखूंगा।
आप सोचिए आपको क्या तो घिरे हुए हैं इस समय गृह मंत्री अमित शाह, क्योंकि जय शाह ही पूरी क्रिकेट को चला रहे हैं इस समय और आईसीसी के चेयरमैन है, बीसीसीआई के भी चेयरमैन रहे हैं। और इस पूरे इसके घटनाक्रम के बाद, पहलगाम की जो घटना हुई थी और उस घटना के बाद फिर ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बावजूद हम क्रिकेट खेलने की अनुमति कैसे दे रहे हैं? सरकार पर भी सवाल है, क्योंकि सरकार भी बीसीसीआई को इस बारे में कह सकती थी कि यह मैच क्यों हो सकता है पाकिस्तान के साथ। अगर हम पाकिस्तान का बहिष्कार कर रहे हैं, पाकिस्तान में पानी रोक रहे हैं सिंधु नदी का, पाकिस्तान के खिलाफ तमाम फैसले ले रहे हैं, पाकिस्तान के जो दूतावास से लोगों को निकाल दे रहे हैं, इन सब के बाद हम क्रिकेट कैसे खेल ले रहे हैं? क्या इसके लिए वो दबाव नहीं बना सकती थी? महुआ माजी ने भी ट्वीट किया है, और माफ कीजिएगा महुआ मोइत्रा ने, और क्या वो लिख रही है उसको भी देखा जाए। और ये सवाल बहुत बड़ा सवाल अब बन गया है, जिसको विपक्ष पूछ रहा है, सरकार से पूछ रहा है और बीसीसीआई से भी पूछ रहा है। महुआ मोइत्रा ने लिखा है कि पाकिस्तान में खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, लेकिन खून और क्रिकेट जरूर बह सकते हैं, खासकर जब अमित शाह के केवल योग्यता वाले बेटे की किस्मत इसी पर निर्भर हो। सर्वश्रेष्ठ जीत, टीम की जीत की कामना करती हूं, यह लिखा है महुआ मोइत्रा ने, और तंज किया है अमित शाह पर भी और जय शाह पर भी। अमलेंदु जी, हाँ बिल्कुल, बहुत तगड़ा व्यंग है अमित शाह, जय शाह, भारतीय जनता पार्टी पर और वंशवाद पर की मेरिट वाले जो हैं अमित शाह के बेटे जो हैं उनके ऊपर जो है ये उन्होंने किया है। तो ये अब इसको लेकर काफी ज्यादा राजनीति भी तेज हो गई है इसको, और इसके साथ साथ समीर जी, राजनीति जो है हमारा जो पड़ोसी देश है उसमें भी राजनीति भी काफी ज्यादा उठापटक वाली हो रही है। और कल वहां देर रात वहां की जो जेनजी आंदोलन था उस नेपाल का, उसके दबाव में जो नेपाल की एक्स चीफ जस्टिस हैं, वो वहां की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश भी थी, सुशीला कार्की, उनको देर रात वहां के अंतरिम प्रधानमंत्री का शपथ दिला दी गई है और उनके ऊपर जिम्मेदारी है कि वो 6 महीने के अंदर वहां चुनाव कराएंगी। अंतरिम सरकार की वो मुखिया हैं और वहां की संसद भंग कर दी गई है। तो ये वहां क्या नेपाल से स्थिति आ रही है। देर रात उनका जो है वहां शपथ ग्रहण कराया गया है। उनके शपथ ग्रहण समारोह में केवल पूर्व प्रधानमंत्री बाबूराम भट्टराई पहुंचे, बाकी सभी दलों ने उसका बहिष्कार किया। सरकार से जुड़े हुए पदाधिकारी तो पहुंचे, लेकिन कोई भी राजनीतिक दल का जो था वो नेता नहीं पहुंचा। ना केपी शर्मा ओली पहुंचे, ना शेर बहादुर देवा पहुंचे, ना माधव कुमार नेपाल पहुंचे, ना वो खनाल जो हैं पूर्व प्रधानमंत्री वो पहुंचे, कोई भी नहीं पहुंचा। केवल बाबूराम भट्टराई जो थे वो पहुंचे, क्योंकि बाबूराम भट्टराई पहले से इस आंदोलन का भी समर्थन कर रहे थे और उनके सुशीला कार्की के परिवार के साथ बहुत अच्छे संबंध भी हैं। तो बाबूराम भट्टराई ने आज सुबह ट्वीट भी किया। उस ट्वीट में बाबूराम भट्टराई ने यही कहा कि वो जो है वो मतलब समर्थन करते हैं और उनकी बहुत खुशी हुई। और जो लिखा उन्होंने सोशल मीडिया पर, बाबूराम भट्टराई ने लिखा कि नेपाल की प्रथम महिला प्रधानमंत्री सुशीला कार्की को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं, जिन्होंने एक कठिन संक्रमण काल में देश का नेतृत्व संभाला है। हमारी पुरानी मित्र और उनके पति सरल स्वभाव वाले नेता दुर्गा सुवेदी को विशेष सम्मान। यानी उनके पति राजनीति में हैं, उनके पति राजनीति में है और वो वहां की बनी है। तो ये किस तरीके का वहां आंदोलन था या क्या था? अब जो आरोप लग रहे हैं वो लग रहे हैं कि ये आंदोलन नहीं, इसके पीछे अमेरिका था और अमेरिका ने वहां सरकार को अस्थिर करने का काम किया। अब ये कितना सही है कितना गलत है बाद में इस पर चर्चाएं सब होती रहेंगी, लेकिन ये समय सामने आया। महत्वपूर्ण बात यह है समीर जी कि ये सुशीला कार्की जब वहां की मुख्य न्यायाधीश थी तो इनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था। शेर बहादुर देवा उस समय थे प्रधानमंत्री थे, इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। जिस महिला जज के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, आज वो वहां की संकट के समय में इंटरिम गवर्नमेंट की प्रधानमंत्री बनी है। तो राजनीति में कब से क्या हो जाए। और कुछ पति भी अमलेंदु जी दुर्गा सुवेदी, और इन्होंने प्लेन हाईजैक किया था जिसमें इनको सजा भी हुई थी, जेल भी काटे हैं, जेल भी काटे हैं। तो ये वहां से आ रहा है और बहुत सारी चीजें हालांकि पड़ी हुई वो बीएचयू की हैं, तो इसलिए हम लोग खुश हो सकते हैं कि चलिए भारत का पढ़ा हुआ एक जो है वो एक और प्रधानमंत्री जो भारत में पढ़ा हुआ वो वहां प्रधानमंत्री बना है। तो ये हम लोग इसके लिए खुश हो सकते हैं। और बीएचयू से उन्होंने जो है एलएलबी किया है और लंबे समय तक उन्होंने जो है वहां काम किया है। उन्होंने भी, उनके पति ने भी, दोनों ही बीएचयू के पढ़े हुए हैं, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के और वाराणसी में। और वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनाव क्षेत्र है, वो अब हो गया है, लेकिन उन लोगों ने तो पढ़ाई बहुत पहले की है। लेकिन बड़े प्रधानमंत्री राजनीति में भी मतलब रहे होंगे तो कोई जानता नहीं होगा। ज्ञान प्रधान स्तर के भी नेता जब नहीं थे
तब वो लोग वहां सब पढ़ा करते रहते थे। एक और बड़ी दिलचस्प बात है अमलेंदु जी कि ये जेन जी आंदोलन था, युवाओं का आंदोलन था और युवाओं ने इस आंदोलन के जरिए सरकार को उखाड़ फेंका, लेकिन जिस प्रधानमंत्री को बनाया वो भी एक बुजुर्ग महिला को प्रधानमंत्री बनाया। बुजुर्ग महिला को प्रधानमंत्री बनाया और वहां के एक पत्रकार हैं गणेश पांडे, उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया समीर जी, और वो बहुत वीडियो चौंकाने वाला है। वो चौंकाने वाला ये है कि वहां सेना से लाउड स्पीकर से ऐलान किया जा रहा है, सेना ऐलान कर रही है और जेनजी के लोगों से कह रही है कि कल दोपहर तक आप लोग प्रधानमंत्री पद का जो है नाम दे दीजिए, उस पर चर्चा की जाएगी। अब ये अगर सेना ऐलान कर रही है कि आप दे दीजिए, तो उसने टिप्पणी दी उन्होंने गणेश पांडे ने कि भाई ये देश चलाने की बात करते हैं और प्रधानमंत्री का पद जो है वो आलू टमाटर से भी सस्ता हो गया। तो ये आंदोलन किस तरीके का था, इसका ना समझा जा सकता है कि कोई विदेशी ताकतें थी। जस्टिस मार्कंडेय काटजू जो सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व जस्टिस है भारत के, उन्होंने एक लेख लिखा, उस लेख में उन्होंने कहा कि इसके पीछे अमेरिका है, और अमेरिका इसलिए चूंकि सोवियत संघ और चीन अब नजदीक आ रहे थे और वहां इसलिए प्रभाव बढ़ता, तो इसके पीछे अमेरिका ने कराया है। अब इसमें आगे बातें होती रहेंगी, क्या होती रहेंगी, लेकिन सवाल तो उठता है कि भाई जिस आंदोलन ने किया था, तो भाई या तो आप आंदोलन से नेता देते, आंदोलनकारी जो कह रहे थे हम देश संभालने की स्थिति में नहीं है, तो इसलिए हम में से कोई नहीं आएगा। अरे भाई आप देश संभालने की स्थिति में जो देश संभाल रहे हैं, तो उनको काहे को रपटा के दौड़ा के मार रहे हो, तो ये सवाल उठते हैं। तो यानी इस तरीके के दिशाहीन आंदोलन जो है समीर जी, ये लोकतंत्र में खतरनाक भी होते हैं, ये भी समझ में आता है। बिल्कुल खतरनाक होते हैं लोकतंत्र के लिए भी, और जाहिर सी बात है कि देश के लिए भी। लेकिन ये अभी ताजा तरीन खबर है कि उनको सुशीला कार्की को प्रधानमंत्री के पद की शपथ दिला दी गई और अंतरिम सरकार की वो प्रधानमंत्री हैं, मुखिया हैं। 6 महीने के भीतर उन पर चुनाव कराने की जिम्मेदारी है और प्रधानमंत्री बनने के बाद ही उन्होंने प्रतिनिधि सभा, वहां की जो संसद है, उसको उनकी सिफारिश पर राष्ट्रपति ने भंग कर दिया। तो ये बड़ी खबर है पड़ोसी देश नेपाल से। लेकिन हमारे देश से भी खबरें काफी बड़ी है और सबसे महत्वपूर्ण खबर आज की जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मणिपुर दौरा है। मणिपुर दौरे पे अमलेंदु जी हम लोगों ने चर्चा की, लेकिन कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो ट्वीट किया है उसका जिक्र करना भी बहुत जरूरी है। और ट्वीट ही नहीं किया बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टैग करके उनको संबोधित करते हुए उनसे कई सवाल पूछे हैं और सवाल ये पूछा है कि आपका राजधर्म कहां है। ये बिल्कुल राजधर्म, एक बार उनसे फिर राजधर्म की याद दिलाई गई। काफी पहले उन्हीं की पार्टी के नेता और तब के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी उनको राजधर्म की याद दिलाई थी जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। खैर, अभी बात करते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे ने किस तरीके से क्या कहते हुए उनको राजधर्म की याद दिलाई है। उनका जो ट्वीट है उसमें उन्होंने प्रधानमंत्री को टैग भी किया है। मल्लिकार्जुन खड़गे लिखते हैं कि मणिपुर में आपका 3 घंटे का पड़ाव करुणा नहीं बल्कि एक दिखावा और घायल लोगों का घोर अपमान है। आज इम्फाल और चूरा चांदपुर में आपका तथाकथित रोड शो राहत शिविरों में लोगों की चीखें सुनने से बचने का एक कायराना प्रयास है। 864 दिनों की हिंसा, लगभग 300 जाने गई, 67,000 लोग विस्थापित हुए, 1500 से ज्यादा घायल हुए। इसके बाद से आपने 46 विदेश यात्राएं की, लेकिन आप अपने ही नागरिकों से सहानुभूति के 2 शब्द कहने के लिए एक भी यात्रा नहीं की। मणिपुर की आपकी आखिरी यात्रा जनवरी 2022 चुनाव के लिए। आपके डबल इंजन ने मणिपुर के निर्दोष लोगों की जान ले ली है। आप और गृह मंत्री अमित शाह की घोर अक्षमता और सभी समुदायों के साथ विश्वासघात की मिली भगत को राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाकर जांच से बचा लिया गया। हिंसा अभी भी जारी है। राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी भाजपा की थी और अब केंद्र सरकार फिर से टाल मटोल कर रही है। ये न भूले कि राष्ट्रीय सुरक्षा और सीमा पर गश्त की जिम्मेदारी आपकी सरकार की है। ये चुपचाप किया गया ठहराव पश्चाताप नहीं है, ये अपराध बोध भी नहीं है। आप अपने लिए एक भव्य स्वागत समारोह आयोजित कर रहे हैं। ये उन लोगों के जख्मों पर एक क्रूर छींटा है जो अभी भी बुनियादी संवैधानिक जिम्मेदारियों से आपके त्याग के कारण पीड़ित हैं। आपके ही शब्दों में आपका राजधर्म कहां है, ये उन्होंने आखिर में लिखा है और याद दिलाई है राजधर्म की। एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राजधर्म की याद दिलाई गई। कभी जब वो मुख्यमंत्री होते थे तब भी उनको राजधर्म की याद दिलाई गई थी, लेकिन उन्होंने
तब भी राजधर्म को कितना याद किया था और आज भी कितना याद कर रहे हैं ये दिखाई पड़ रहा है। लेकिन बहुत सारे सवाल उठाए हैं और ये भी कहा है कि आप जा क्यों रहे हैं मणिपुर, वो भी पता लग रहा है। हाँ बिल्कुल, जा क्यों रहे मणिपुर ये भी पता लग रहा है, और ये आपका सिर्फ दिखावा है, ना ये अपराध बोध है ना पश्चाताप है, ये साफ तौर पर कहना है मल्लिकार्जुन खड़गे का। और ये समझा जा सकता है समीर जी कि प्रधानमंत्री जब जाएंगे, आखिर आप एक संकटग्रस्त राज्य में जा रहे हैं, तो आपका मन कैसे हो रहा है कि आप वहां अपना स्वागत करा रहे हैं, रोड शो करा रहे हैं और आप अपना स्वागत कराएंगे। मतलब 300 से ज्यादा लोग जहां मारे गए हो एक सांप्रदायिक हिंसा में, दो समूहों की हिंसा में, और आप वहां जाकर अपना रोड शो कराएंगे, यानी कि आप शमशान में जाकर नाचेंगे। यही तो हो सकता है। हजारों लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं अपने घरों से विस्थापित। आप कैसे वहां जाकर, जो मतलब जहां 67,000 से ज्यादा लोग राहत शिविरों में हैं, और आप वहां जाकर अपना स्वागत सत्कार कराएंगे, ये कैसे हो सकता है समीर जी? कि संवेदना बिल्कुल मर गई है? ये सवाल तो है, विपक्ष यही सवाल पूछ रहा है, मल्लिकार्जुन खड़गे यही सवाल कर रहे हैं बिल्कुल कि भाई आपकी संवेदना कहां चली गई है? आप ये दिखावा कर रहे हैं, ये केवल दिखावा है, ना पश्चाताप है, ना ये अपराध बोध है। यानी आज भी जो आप गए हैं, तो वो आप ना किसी अपराध बोध में गए हैं, ना किसी पश्चाताप में गए हैं, ये निश्चित तौर पर आप केवल दिखावा करने के लिए गए हैं। और सवाल तो आपसे उठ रहे हैं, विपक्ष आपसे ये लगातार सवाल पूछ रहा है समीर जी। बिल्कुल, और इसको लेकर जिस तरीके से राहुल गांधी की जो टिप्पणी रही कि ये केवल और केवल बुनियादी सवालों से, जरूरी सवालों से ध्यान भटकाने के लिए है। खासतौर पर जो वोट चोरी का मसला है, जिस पर सरकार घिरी हुई है, चुनाव आयोग तो घिरा ही है, सरकार भी उस पर घिरी हुई है। और सीधे तौर पर राहुल गांधी का आरोप है कि ये सरकार यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार चोरी के वोटों से बनी हुई है। तो उससे ध्यान भटकाने का ये एक तरीका है। और वहां जा भी इसलिए रहे हैं कि वहां रेलवे परियोजना और कुछ अन्य चीजों का उद्घाटन करना है, इसके लिए जा रहे हैं। अभी तक 2.5 साल हो गए प्रधानमंत्री को मणिपुर के लोगों की याद नहीं आई, मणिपुर का जिक्र तक नहीं उन्होंने किया। मणिपुर का नाम ले लें, मणिपुर की चर्चा कर लें, मणिपुर पर कोई जवाब दे दें, इसके लिए एक बहुमत की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। यह पता था कि यह सरकार जाएगी नहीं कहीं और ये रहेगी, लेकिन इसके बावजूद अविश्वास प्रस्ताव लाया गया क्योंकि उस मुद्दे पर फिर प्रधानमंत्री को बोलना पड़ता। लेकिन वहां भी उन्होंने मणिपुर को लेकर कोई जवाब नहीं दिया। बिल्कुल उसी तरह जैसे अभी पिछले दिनों ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग हो रही थी और उस पर चर्चा हुई भी, लेकिन प्रधानमंत्री ने एक ही सदन में जवाब दिया, लोकसभा में, राज्यसभा में जवाब भी नहीं दिया। और उसमें उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को छोड़कर बाकी हर चीज का जिक्र कर लिया, पूरे इतिहास का जिक्र कर लिया, पूरा इतिहास का जिक्र किया, ऑपरेशन सिंदूर का कोई जिक्र नहीं किया। और समीर जी, पाकिस्तान का पी मुंह से नहीं निकला, ट्रंप का नाम नहीं निकला। तो ये किस तरीके का है आप समझ सकते हैं। यानी एक देश जो आप बड़ी बड़ी लाल आंखें दिखा रहे थे, घर में घुस के मारेंगे, सब कुछ बातें, लेकिन पाकिस्तान का पी बोलने की आप हिम्मत नहीं जुटा पाए। तो ये सवाल उठ रहे हैं। जॉन ब्रिटास हैं समीर जी, CPIM के सांसद हैं, उन्होंने भी प्रधानमंत्री की इस मणिपुर यात्रा को लेकर काफी सवाल उठाए हैं। हम लोग उनको भी सुन सकते हैं, जॉन ब्रिटास। जी बिल्कुल, CPM के सांसद हैं, सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं जॉन ब्रिटास। First visit since the unrest, many development projects he'll be launching today. What would you like to say on that? We, the opposition parties, have been always telling that let the Prime Minister lead a delegation of all the parties to Manipur so that we can bring back that state into peace and tranquility. For last 2 years, he was not heeding us. Even a request of having a full-fledged discussion on the floor of the Parliament also was discarded, dismissed. At least he is going to Manipur, but it is too late. Nevertheless, we support the initiative. We feel that he will hold all the organization, everybody together, and will make sure that trust and confidence are built. तो सवाल कई उठ रहे हैं प्रधानमंत्री के मणिपुर दौरे पर भी कि 2.5 साल तक लगातार हिंसा में मणिपुर जल रहा है, सैकड़ों लोगों की जान चली गई और 50,000 लोग राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं। आखिर अब प्रधानमंत्री वहां क्यों जा रहे हैं? तो ये सवाल उठ रहे हैं। और इसमें जो एक ये भी है, जो सवाल राहुल गांधी ने उठाया है वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है कि वोट चोरी के मुद्दों से ध्यान भटकाने की ये सब कोशिशें। हाँ बिल्कुल, ध्यान भटकाने की मुख्य मुद्दे जो है उनसे
कोशिशें हैं, ये राहुल गांधी ने भी कहा है और कहा है कि मुद्दा इस समय जो है वो वोट चोरी का है। भाई जिस समय मणिपुर मुद्दा था तब तो आप गए नहीं वहां मणिपुर में, तो अब ये मुद्दा जो है ये आपके ऊपर ये सवाल उठ रहे हैं। तो अब ये देखना होगा कि किस तरीके से ये वहां हो प्रधानमंत्री का जो है मणिपुर जाते हैं तो वो क्या करते हैं और क्या जवाब विपक्ष के देते हैं। पहले भी जवाब नहीं देते तो अभी कोई जवाब नहीं होंगे। तो ये मणिपुर का दौरा प्रधानमंत्री का और तमाम सवाल कांग्रेस पार्टी की ओर से पूछे जा रहे हैं। अब इन सवालों का जवाब वहां मिलता है या नहीं मिलता है और प्रधानमंत्री के जाने के बाद मणिपुर की स्थिति में क्या परिवर्तन होता है, ये देखने वाली बात होगी, रहेगी इन सब पर हमारी नजर। फिलहाल इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं। मुझे और अमलेंदु उपाध्याय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।